हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध के समय किस तरीके से सुधार हुए, यानी अर्थव्यवस्था में युद्धोत्तर सुधार हम लोग पढ़ने वाले हैं। दे रहा है कि युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफ़ी मुश्किल साबित हुआ, यानी जो अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी उसको पहले जैसी स्थिति में लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड की हार हुई थी, कैसे? तो ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको हम लोग मात्र इस लाइन से ही समझ सकते हैं कि युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा। ये क्यों हुआ, ये हम लोग बाद में इस सवाल का हल देखेंगे। पहले आइए हम लोग इसको पूरा करते हैं। तो अर्थव्यवस्था जो थी दुनिया में सबसे मजबूत थी इंग्लैंड की, लेकिन युद्ध के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो इंग्लैंड को ही झेलना पड़ा। नेक्स्ट है, जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे थे। भारत और जापान जो देश थे वहाँ उद्योग विकसित हुए, कारण ये था कि इंग्लैंड जो था वो अपना सारा ध्यान युद्ध में केंद्रित कर रखा था। इससे वजह से उसके जो सामान उत्पादित होते थे वो कम हो गए थे और इस तरीके से अवसर मिला भारत और जापान में उद्योगों के विकसित होने का। करें युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करने में ब्रिटेन को मुश्किल हो गया, क्योंकि ब्रिटेन के जो सामान थे बिल्कुल वैसे ही सामान अब लगभग भारत में भी कारखानों के द्वारा तैयार हो रहे थे। तो शुरू में जो था वो हाथ से बनी हुई सामानें थी, जिसकी जो है तुलना जो है इंग्लैंड के सामानों से नहीं होती थी और यही वजह हुआ कि भारत के जो छोटे उद्योग धंधे थे वो ख़त्म हो गए। लेकिन युद्ध काल में बहुत से फैक्ट्रियां भारत में भी स्थापित हुई और इससे ब्रिटेन को जो पहले वाली वर्चस्व प्राप्त था भारत में वो अब नहीं रहा है। उसी तरह जापान से भी उसको एक अलग ही मुकाबला करना पड़ा, वो अलग था। यानी पहले केवल भारत था, अब भारत के साथ साथ जापान भी आ गया जो उन्हें आर्थिक रूप से टक्कर दे रहा था। नेक्स्ट है कि युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्ज लिए थे। यानी जैसा कि आपको मालूम होगा कि ब्रिटेन की जो नौसेना थी प्रथम विश्व युद्ध में पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन जो था वो नौसेना के मदद से ही इतना ताकतवर बना हुआ था, लेकिन उसकी वहीं जो सबसे ज़्यादा मजबूती थी वो ख़त्म हो गई और इस वजह से हुआ ये कि वो अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए जम करके कर्ज लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जे में दब चुका था। यानी युद्ध जब ख़त्म हुआ तो वो बहुत ज़्यादा जो था वो कर्जे ले चुका था और इसके बोझ तले वो दब चुका था। जैसा कि मैं आपको बताया था कि ये देश जो थे लगभग 85% अपने पूरे पैसे जो थे युद्ध में खर्चे कर रहे थे। तो इस वजह से ज़्यादा पैसे जो थे ब्रिटेन के युद्ध में लग गए और इस वजह से युद्ध के वजह से ब्रिटेन जो था भारी कर्जों में दब गया। नेक्स्ट है कि युद्ध के कारण आर्थिक उछाल का माहौल हो गया था, क्योंकि मांग, उत्पादन
और रोज़गार में भारी इजाफा हुआ था। अब चूँकि जो अर्थव्यवस्था रुकी हुई थी, युद्ध समाप्त हुआ, तो वो एकाएक जो थी इसमें उछाल आना संभव था, क्योंकि अब जो था उत्पादन जो था वो मांग के अनुसार हो रहा था, मांग जो था लोगों के बढ़ गया था और इस वजह से उत्पादन और रोज़गार में भी भारी इजाफा हुआ था। पर जब युद्ध के कारण पैदा हुए उछाल शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। यानी जब युद्ध समाप्त हुआ तो एकाएक सामानों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गई तो उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लगा और उत्पादन करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार भी दिया गया। लेकिन जैसे ही स्थिति सामान्य होने लगे, उत्पादन जो था वो घट गया और बेरोज़गारी बढ़ने लगी। यानी काम करने वाले लोग जो थे वो अब बेरोज़गार होने लगे। नेक्स्ट है कि दूसरी ओर सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में भी कटौती शुरू कर दी, ताकि शांतिकालीन करों के सहारे ही उसकी भरपाई की जा सके। यानी युद्ध के समय में जो कर लगाए जाते थे, भारी जो कर लगाए जाते थे, अब उसको ख़त्म कर दिया गया। यानी उसमें कटौती की गई और कर जो थे वो कम कर दिए गए, ताकि उसी से अपना काम चलाया जा सके। लेकिन इन सभी प्रयासों से हुआ ये कि रोज़गार में भारी तादाद रोज़गार जो थे वो बहुत ज़्यादा छिन गए। जैसे यहाँ कर है कि 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। यानी ये हालात पैदा हो गए कि लगभग जो थी वो अधिकांश लोगों की नौकरियां चली गई और इस वजह से अनिश्चितता का वातावरण बन गया प्रथम विश्व युद्ध के खात्मा। यानी प्रथम विश्व युद्ध के खात्मे के साथ ही लोगों के जो रोज़गार ख़त्म हुए, वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध का रीज़न था कि बड़ी संख्या में लोगों की रोज़गार ख़त्म हो गए। नेक्स्ट है कि बहुत से कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं भी संकट में थी। यानी कृषि से संबंधित जो अर्थव्यवस्था थी वो भी विश्व युद्ध की वजह से संकट में थी। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ गेहूं का लिया जा सकता है कि युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। यानी पूर्वी यूरोप जो था पूरे विश्व को गेहूं बेचता था। युद्ध के दौरान यह आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई, यानी बेकार हो गई, उत्पादन नहीं हो हुआ, तो मौका मिला कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को। और इन लोगों ने क्या किया कि अपनी गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ाने लगे। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और विश्व बाजार में गेहूं की अति के हालात पैदा हो गए। यानी जब विश्व युद्ध चल रहा था तो इन देशों को मौका मिला, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को, और इन लोगों ने गेहूं की पैदावार करनी शुरू कर दी। लेकिन जैसे युद्ध समाप्त हुआ, एक बार फिर पूर्वी यूरोप के देशों में गेहूं के उत्पादन बढ़ने लगे और बढ़े क्या, अति की हालात में आ गए। यानी बहुत ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होने लगा और इससे हुआ ये कि अनाजों की कीमतें गिर गई, ग्रामीण आय कम हो गई और किसान गहरे कर्ज संकट में फंस गए। यानी किसानों ने क्या किया कि युद्ध के बाद बड़े पैमाने पर गेहूं के उत्पादन के लिए उन लोगों ने कर्ज लिया। लेकिन गेहूं की जब ज़्यादा उत्पादन हो गया तो उनके गेहूं रखे रखे सड़ने लगे, उनके अनाजों की कीमत गिर गई। जिस तरीके से हुआ ये कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके गेहूं के उत्पादित किए, लेकिन उतनी ज़्यादा कीमत पर वो गेहूं नहीं बिके, क्योंकि गेहूं की जो तादाद थी वो ज़्यादा हो गए। इससे गांव में रहने वाले किसानों की आय कम हो गई और इस तरीके से किसान गहरे संकट में फंसते चले गए। तो ये सभी रीजन हुए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को सुधारा गया तो उसके भी कई हमें बुरे परिणाम यहाँ देखने को मिले। हमने बात की थी, एक प्रश्न की कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी,
लेकिन वास्तव में इंग्लैंड की हार हुई थी कैसे, तो अभी आप इन सभी पॉइंट के माध्यम से समझ सकते हैं कि क्यों इंग्लैंड की हार हुई। एक तो जो वो नौसेना थी उसकी वो पूरी तरीके से तबाह हो गई, और नौसेना के बल पर ही इंग्लैंड में यह कहा जाता था कि इंग्लैंड का सूरज जो है कभी भी नहीं डूबता। मतलब इंग्लैंड ने इतने सारे देशों को उपनिवेश बना रखा था जिसमें कहीं ना कहीं सूर्योदय या दिन रहता था। तो ऐसी स्थिति में युद्ध के बाद बहुत से ऐसे देश थे जो उसकी हाथ से निकल गए, यानी आज़ाद हो गए, यानी उससे जो थे उन लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। तो आप देखें तो अमेरिका के जितने उपनिवेश थे वो सब इसके हाथों से निकल गए। इसके अलावा जो था एशिया के बहुत से देश जो थे वो भी ब्रिटेन के हाथ से निकल गए, यानी उनके उपनिवेश हुए नहीं रहे। तो इस तरीके से उन देशों से जो कच्चे माल आते थे या उनमें ले जा कर के ये लोग अपने जो सामानें बेचते थे, वो इन लोगों का बाज़ार जो था ख़त्म हो गया, उपनिवेश जो था ख़त्म हो गया, कच्चे माल जो थे ख़त्म हो गए, यानी कुल मिला जुला कर के जो वहाँ से श्रमिक आते थे वो भी ख़त्म हो गए, यानी बड़ी पैमाने पर आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। तीसरी चीज़ ये थी कि अपने युद्ध को जीतने के लिए ये लगभग 85% युद्ध के पैसे खर्च कर रहे थे, और इस वजह से इनको बड़े पैमाने पर इंग्लैंड को अमेरिका जैसे देश से कर्ज लेना पड़ा, और कर्ज लेने का परिणाम ये हुआ कि ये कर्ज के बोझ में दबते गए। उसी तरीके से लगातार युद्ध में शामिल होने की वजह से इनका उत्पादन जो था वो घट गया, और इस वजह से जो उपनिवेशी देश थे उन देशों में उद्योग धंधे विकसित हुए, और उसके बाद इनके द्वारा उन देशों में पुनः व्यापार करना बहुत ही मुश्किल हो गया। तो ये सभी रीज़न थे जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड जो था वो जीता तो था, लेकिन अगर हम देखें अप्रत्यक्ष रूप से तो इंग्लैंड की हार हुई थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान जो था इंग्लैंड को हुआ था। उसी तरीके से यानी आर्थिक नुकसान इंग्लैंड को सबसे ज़्यादा हुआ था, उसी तरीके से बड़े पैमाने पर यहाँ के लोगों की जानें भी चली गई थी। तो ये सभी रीज़न है जिसकी वजह से ये माना जाता है कि इंग्लैंड की विश्व युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से हार हुई। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।